Good morning everyone. Now again I am here for to you and now गोकुलदास पब्लिक स्कूल द्वारा संचालित ऑनलाइन स्ट्रक्चर बेस्ड क्लासेस में फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। मैं पुनः हिंदी विषय लेकर आपके समक्ष हूँ और सारे बच्चों से उम्मीद करती हूँ कि सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। और जैसे कि पिछली बार हमने कहा था कि सभी लोग अपनी यात्रा की तैयारी करके बैठेंगे, तो अपना नाश्ता पानी रेडी होकर और अपने सीट बेल्ट और जिस भी साधन से निकलना है वो लोग रेडी हो चुके होंगे। तो आज पुनः हम लोग अपने कोणार्क की जो यात्रा है वो शुरू करने वाले हैं। हमने इसके पिछले वाले लेक्चर में आपको बताया था कि हमारा ये वाला जो पार्ट है कोणार्क का सूर्य मंदिर, यह एक यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत क्या होता है ये भी हमने आपको बहुत विस्तारित रूप से बताया था। चूँकि हमें कोणार्क घूमने जाना है ना, तो हमें पता होना चाहिए कि हम कैसे जाएंगे, वहाँ क्यों जा रहे हैं। कुछ तो हम जानकारी जुटाते हैं, उसके बाद ही कहीं घूमने जाते हैं, है ना। तो जैसे कि मैंने बताया था कि मैं घूम कर आई हूँ और मैं अपने यात्रा वृत्तांत जो मैंने लिखा है उसके थ्रू आप लोगों को यहीं से बैठे बैठे कोणार्क लेकर जाऊँगी और वहाँ का जो सबसे फेमस सूर्य मंदिर है उसकी सैर कराऊँगी। ठीक है, तो नाउ वी आर रेडी। चलिए, तो अब हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। पेज नंबर 20 पर देखिए वैसे तो, और इसे पढ़ने के लिए हमें थोड़े से कुछ कठिन शब्द आ रहे हैं हमारे पाठ में, तो जो हमें एक एक वाक्य के अनुसार आगे आते जाएंगे, उनका अर्थ हम आपको बताते चलेंगे, जिससे कि आपको अपनी इस यात्रा में आनंद आएगा और कोई परेशानी नहीं होगी। कोणार्क का सूर्य मंदिर घूमने जाने से पहले हम आपको बता दें कि हमने ये वाला प्लेस क्यों चुना है ना। और भी बहुत सारी जगहें थी, लेकिन चूँकि मुझे क्या होता है कि प्राचीन जो चीज़ें होती हैं, पुरानी जो चीज़ें होती हैं, जगहें जो होती है, उनके बारे में जानना समझना अच्छा लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि हाँ, हमारे देश का जो सांस्कृतिक विरासत है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है और सबसे बेटर है। तो मैं पहले उसके बारे में क्यों न जानूँ। मैं जिस देश में रहती हूँ, मैं जिस देश की संस्कृति के बारे में इतना ज्ञान रखती हूँ, जिस पर इतना गर्व करती हूँ, उसके बारे में मुझे पता भी तो होना चाहिए। और बड़ी खुशकिस्मती है हमारी कि हमारे देश में सांस्कृतिक धरोहरों की कोई कमी नहीं है। बाहर से लोग यहाँ पर देखने आते हैं, क्योंकि इतनी पुराने स्थान, कलाकृतियाँ सिर्फ आपको भारत देश में देखने को मिलती हैं। क्योंकि हमारा भारत देश जो है वो अगर देखा जाए तो पुराने शहरों में सबसे समृद्ध रहा है। ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहले मनुष्य सभ्यता जो थी, मानव सभ्यता, उसने यहीं से शुरुआत की थी, यहीं से उसने विकास किया था, फिर यहाँ से वो अलग अलग जगहों पर गई। तो हमें उसके बारे में जानना चाहिए। इतिहास हमेशा लंबा ही नहीं होता है, कभी कभी बड़ा मज़ेदार भी होता है, क्योंकि हम जहाँ से आए हैं उसके बारे में जानना हमारा अधिकार ही नहीं है, बल्कि हमारा कर्तव्य भी है। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है वो हमारे देश के प्राकृतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक हर तरह से बनाई गई धरोहरों में से एक बहुत मुख्य धरोहर है। धरोहर का मतलब होता है विरासत। विरासत यानी जो हमारे पहले के लोग, पूर्वज जो थे, हमसे पहले जिन लोगों ने इस धरती पे जन्म लिया था, इस देश में जिन लोगों ने जन्म लिया था, वो लोग जब हमारे लिए कुछ छोड़ कर जाते हैं तो वो चीज़ कहलाती है धरोहर या विरासत। जैसे आपके दादाजी के दादाजी ने अगर कोई चीज़ प्राप्त की थी, मान लीजिए कोई कीमती हीरा उनको यदि मिला हो, तो वो क्या करते हैं, उन्होंने अपने पुत्र को दिया, फिर उनके पुत्र ने अपने पुत्र यानी आपके दादाजी को दिया, फिर आपके दादाजी ने आपके पिताजी को दिया, फिर आपके पिताजी के थ्रू वो हीरा आपको मिला। तो वो एक कीमती चीज़ जो आपको मिली है वो आपके पूर्वजों की एक धरोहर है, यानी आपसे पहले वाले जिन लोगों ने उसको कमाया था, वो चीज़ अगर आपको प्राप्त होती है तो वो हमारी विरासत कहलाती है। तो यहाँ पर हम अपने जो स्थल हैं देश के, उन्हें भी हम एक तरह से अपनी विरासत या धरोहर कह सकते हैं, क्योंकि उन्हें बनाकर जाने वाले लोग भी कहीं ना कहीं हमसे जुड़े हुए थे, क्योंकि उन्हीं के संतान हम लोग भी हैं, है ना। तो जब आप इन पुराने चीज़ों को देखते हैं बेटा, तो उनको देखकर आपको एक चीज़ और अच्छे से पता चलती है कि आपका देश सिर्फ आज ही संपन्न नहीं है। आज से हज़ारों लाखों साल पहले भी हमारा देश दुनिया के अन्य देशों की अपेक्षा बहुत ही ज़्यादा धनवान,
समृद्धशील और उन्नतिशील था। यानी जहाँ पर लोग केवल एक माले की बिल्डिंग बनाने का सोचते थे, हमारे यहाँ के लोगों ने, देखिए कुतुब मीनार को आप, कितना ऊंचा एक वो आकृति है और कितना ऊंचा स्थल है। आप जब उसको देखते तो आपकी गर्दन सीधे ऊपर तक चली ही जाती है। और आप ये ज़रूर सोचते होंगे कि अरे इसे बनाने वालों ने कैसे बनाया होगा, एक के ऊपर एक मंजिल, बस सिंगल मंजिल एक के ऊपर एक कैसे खड़ी की होगी, सोचते हैं ना। तो ये उस समय के लोगों का बुद्धिमत्ता थी, उनका दिमाग था। उन्होंने इतनी कल्पनाशीलता लगाई कि आखिर में हम कोई ऐसी चीज़ बनाए जो हमारे बाद में आने वाली पीढ़ी हमारे बारे में सोचे। भले हमें उनका नाम नहीं पता है, लेकिन हम ये तो सोचते हैं ना कि कोई तो लोग होंगे जिन्होंने बनाया, और नेचुरल सी बात है वो लोग हमारे देश के ही रहने वाले थे। तो ये जो सांस्कृतिक धरोहरें होती हैं बेटा, ये हमें अपने आप से जोड़ के रखती हैं, हमें हमारी संस्कृति, हमारी कला, हमारी विरासतों से हमें जोड़ती हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए, इनको बनाने में हो सकता है आपके ही घर के किसी पूर्वज का भी हाथ रहा हो, आप नहीं जानते हो, लेकिन हो सकता है आपके गांव का, आपके शहर का, आपके परिवार का कोई व्यक्ति शायद उस समय इस कलाकृति में अपना योगदान दे चुका हो। और कई बार ऐसा होता है जब हम उसकी पिछली खोज निकालते हैं ना, तब हमें पता चलता है और हमें बहुत प्राउड फील होता है कि हम ऐसे लोगों के वंशज हैं। तो देखिए, आज हम अपना पाठ शुरू करते हैं। पहला पैराग्राफ, प्राचीन समय की इमारतें हमारी प्राकृतिक अनमोल धरोहर है। इनसे हमें उस जमाने की समृद्ध और सुंदर वास्तुकला का पता चलता है। देखिए, इसमें एक कठिन शब्द आया है, समृद्ध, है ना। ओडिशा के सागर तट पर स्थित कोणार्क का सूर्य मंदिर ऐसी ही एक सुंदर प्राचीन इमारत है। कैसी इमारत है? प्राचीन इमारत है। प्राचीन अर्थात पुरानी। इसे देखने प्रतिदिन देश विदेश से सैकड़ों सैलानी आते हैं। सैलानी अर्थात पर्यटक। कोणार्क पुरी से लगभग 35 किलोमीटर, है ना। कहाँ से? पुरी से लगभग 35 किलोमीटर और भुवनेश्वर से लगभग 65 किलोमीटर, 65 किलोमीटर बेटा की दूरी पर है। यानी कि यदि आपको यहाँ से कोणार्क जाना है तो आपको सबसे पहले किसी भी तरह पुरी शहर जो है वहाँ पहुँचना होगा। फिर वहाँ से आप चाहे तो 35 किलोमीटर की दूरी पर मात्र कोणार्क है, और या तो फिर आप भुवनेश्वर पहुँचिए, वहाँ से वो सिर्फ 65 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी कि जब आप अपने यहाँ खरगोन से निकलते हैं तो यहाँ से आपको यदि कोणार्क जाना है तो आपको मेन 2 शहर पड़ते हैं, मुख्य 2 शहर, या तो आप भुवनेश्वर पहुँचिए या तो आप पुरी शहर पहुँचिए। अगर आप पुरी पहुँचते हैं तो वहाँ से सिर्फ 35 किलोमीटर की दूरी पर आपको कोणार्क मिल जाता है, और यदि आप भुवनेश्वर शहर पहुँचते हैं तो वहाँ से सिर्फ 65 किलोमीटर की दूरी पर आपको कोणार्क शहर जाने के लिए साधन मिल जाता है ना। वहाँ जाने के लिए रेलगाड़ी से पुरी या भुवनेश्वर पहुंचना होता है, जहां से बस या टैक्सी द्वारा कोणार्क जाया जा सकता है ना। चूंकि इतनी पास में है तो वहां से आपको रेलगाड़ी भी मिल सकती है या बस या टैक्सी भी मिल सकती है, ठीक है। हाँ, हवाई जहाज से जाना हो तो देश के अलग अलग भागों से भुवनेश्वर तक की उड़ानें उपलब्ध हैं। तीसरा एक शब्द आया है, उपलब्ध। उपलब्ध का मतलब होता है प्राप्त होना। ये कुछ कठिन शब्द हम लिखते जा रहे हैं, है ना। तो इन्हें आप लोग भी चाहें तो अपनी रफ कॉपी में लिख सकते हैं। अब देखिए, वहाँ से तो आप पहुँच गए, हम भी इस बार कोणार्क की यात्रा पर निकल पड़े और पुरी पहुँचे। पुरी से हम कोणार्क के लिए चले तो हमें रास्ता बहुत अच्छा लगा। देखिए, रास्ता पूरा अच्छा लगा। क्यों? यह पूरा रास्ता समुद्र के किनारे किनारे बना है। समुद्री हवाओं के संग लहराते नारियल के पेड़ पूरे रास्ते नज़र आते रहे। हमने पहले कहा था, जब भी आप दक्षिण भारत की ओर जाते हैं तो वहाँ पर एक तो आपको समुद्री तट देखने को बहुत मिलेंगे, और समुद्री तट के किनारे आपको नारियल के पेड़ बहुत देखने को मिलते हैं।
तो जब हम लोग गए थे ना, तो हम लोग के साथ भी क्या हुआ था कि जैसे ही हमने पुरी से कोणार्क के लिए यात्रा शुरू की थी, तो वहाँ का जो अधिकतर रास्ता था वो समुद्री किनारे का था, और हमें वहाँ के आसपास की जो नज़ारे थे, है ना, नज़ारे मतलब दृश्य, उन्हें देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कोई छोटे छोटे पौधे नहीं थे आम के, जामुन के, वहाँ लंबे लंबे खड़े नारियल के पेड़ थे, और जब हवा के साथ में वो हिलते थे तो वो बहुत ही सुंदर लगते थे। उनके पीछे कई बार विशाल सागर भी नज़र आता था। ये नहीं, वो नारियल के पेड़ एक दूसरे से बहुत पास पास में लगे हुए थे, और जब कभी अगर आप उन पेड़ों को नीचे की निगाह डालते हैं तो उनके पीछे का समंदर आपको हिलोरे लेता हुआ दिखाई देता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर समुद्र तट से थोड़ी ही दूरी पर बना हुआ है, अर्थात यदि आप कोणार्क के सूर्य मंदिर के वहाँ पर खड़े होते हैं तो आपको वहाँ से समुद्र का तट बहुत आराम से दिखाई दे सकता है। ठीक है, अब हम सूर्य मंदिर कब बना, कैसे बना, किसने बनाया, वो हमने जानना शुरू किया। हम लोग जब सूर्य मंदिर में पहुंच गए, तब देखिए, आप कभी भी किसी पुराने सांस्कृतिक धरोहर में जाते हैं या स्थल पर जाते हैं बेटा, तो वहाँ पर बाकायदा उसको बनाने वाले का नाम, वो किस सन में बना था, ये सब कुछ उस पर लिखा होता है। वो इसलिए क्योंकि वो जानते थे कि हम तो आज बना रहे हैं लेकिन कल हम नहीं रहेंगे, तो जो लोग हमारे बाद में आएंगे वो लोग कैसे जानेंगे कि इसको किसने बनाया है, किसके नाम से वो इसको याद करेंगे, इसमें क्या स्पेशलिटी उनको कभी पता नहीं चलेगी। तो वो लोग क्या करते थे कि जो मंदिर के पत्थर होते थे ना, उसके ऊपर बिल्कुल खोद देते थे, छोटे छोटे जो औजार होते थे उनके, पैनी और हथौड़ा, उनसे वो उसको कुरेद देते थे, और उस समय के राजा का नाम, उनके पिता का नाम, उनका शासनकाल, उन सब के बारे में वो वहाँ लिख कर रख देते थे, ताकि जब भी कोई अगली पीढ़ी भले सालों बाद में भी वो वहाँ पर आए तो वो उनको देखकर पता कर सके कि जब ये मंदिर या ये स्थल बना था उस समय यहाँ कौन से राजा थे, कौन से राजा इतना बड़ा दिल वाला था जिसने इतना पैसा दिया बनाने के लिए। एक चीज़ और आप देखिएगा, जितने भी पुराने हमारे स्थल हैं उसमें से अधिकतर कलाकृतियाँ जो हैं वो पत्थरों से बनी हैं। कई बार हमने देखा बच्चे जब जाते हैं तो बड़ा आश्चर्य करते हैं कि पत्थरों से इतना बड़ा विशाल मंदिर या आकृति कैसे बनाई जाती है, उसको तो कितना टाइम लगता होगा पत्थरों को तोड़ने में, जमाने में, एक दूसरे से चिपकाने में, बहुत समय लगता है ऐसे में। तो क्या करते होंगे उस समय के लोग। याद रखिए बेटा, हमसे पहले के जो लोग थे वो लोग बहुत ज़्यादा मेहनती थे। वो लोग पूरा दिन रात एक कर देते थे सिर्फ इसलिए ताकि वो जो भी चीज़ बनाएं उनके मृत्यु के पश्चात भी लोगों के लिए वो चीज़ रह जाए। उस चीज़ को देखकर बाहर से आने वाले लोग सिर्फ उन्हें नहीं बल्कि उनके देश को भी याद करें कि हमने इतनी सुंदर चीज़ वहाँ देखी थी। और चूँकि ऐसा माना जाता है कि जो पत्थर होता है आपका, है ना, जो पत्थर होता है वो सबसे मजबूत चीज़ होती है। लाखों साल तक पानी में पड़े रहने के बाद में भी पत्थर का कुछ नहीं बिगड़ता है। उसके ऊपर धूप, गर्मी, बरसात, जितने भी मौसम आते हैं पत्थर वैसा का वैसा ही रहता है। तो लोग कहते हैं ना कि ये तो पत्थर के समान है, इसके ऊपर कोई असर ही नहीं होता है। तो उसका मतलब यही होता है कि जिस व्यक्ति का स्वभाव भी या मन भी ऐसा हो जाए कि उसके ऊपर किसी बात का असर न पड़े, तो उसके लिए कई बार हम पत्थर शब्द यूज़ कर लेते हैं। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर भी पत्थर से ही बना हुआ है। अब देखिए, हम इसके आगे बढ़ते हैं। इसका निर्माण, क्या इसका निर्माण, निर्माण मतलब इसको जब बनाया गया। इसका निर्माण 13वीं शताब्दी के 13वीं शताब्दी, अभी आपकी कौन सी चल रही है, आप में से कोई जानते हैं? हमारे हिंदू ग्रंथों में, हिंदू शास्त्रों में बेटा सन नहीं होते हैं, आपके इसमें ईयर लिखा जाता है, लेकिन हम लोग उसको शताब्दी से मानते हैं। पहले के जो राजा थे वो जब कैलेंडर नहीं बना था, है ना, तो वो लोग सोचते थे कि बाद में आने वाले व्यक्ति कैसे जानेगा कि मनुष्य को इस धरती पाए हुए कितना समय हुआ है। और जिस पल सबसे पहले जिस राजा को या व्यक्ति को ये बात ध्यान में आई कि अरे
हमें इस धरती पर आए हुए कितना समय हुआ हमें तो पता ही नहीं है। हमें तो पता है, लेकिन हमारे मरने के बाद में आने वाले लोगों को कैसे पता चलेगा कि मनुष्य को इस धरती पर आए हुए कितना वक्त हुआ। तो राजा लोग क्या करते थे कि अपने समय से एक नया कैलेंडर चलाते थे। तो उसी तरह यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि 13वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में कैलेंडर इसलिए बनाया जाता है कि उतने साल आपको पता रहे कितने सदियाँ बीत गई। 100 साल में आप लोग एक सदी मान लेते हैं और फिर वो वक्त बदल जाता है। 100 साल अपने आप में कोई छोटा नहीं होता है, 100 साल को गुजरने में भी बहुत वक्त लगता है। 100 साल में तो पीढ़ियाँ बदल जाती हैं, राजाओं के पूरे वंश बदल जाते हैं। तो यहाँ पर भी उन्होंने कहा है कि जब अभी आप 20वीं चल रहे हैं ना, यानी 2000 साल लगभग हो चुके हैं, क्योंकि 100 साल करके 1000 साल भी हो जाते हैं। तो उसी तरह जब राजाओं के शासनकाल को शुरू हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ था, कुछ 1300 के लगभग में ही समय सदियाँ निकली हुई थी। तब उसके अंतिम जो वर्ष चल रहे थे 13वीं शताब्दी के, उसमें एक राजा हुए थे नरसिंह करके देव। तो उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया। निर्माण मतलब बनवाया। उसके लिए अपने राज खजाने से उन्होंने पैसा दिया, राजमहल से जो चीज़ें आवश्यकता पड़ती थी, जितने कारीगर लगते थे, उन सब की व्यवस्था की कि एक ऐसा सुंदर मंदिर बनाओ कि मेरे मरने के पश्चात भी लोग उस मंदिर को देखकर मुझे याद करें। यह मंदिर 1200 शिल्पकारों के कला कौशल से 12 वर्ष में बनकर तैयार हुआ। 1200 शिल्पकारों ने 12 वर्षों में, देखिए बेटा, यानी कि 12 इयर्स लगे थे इस मंदिर को बनाने में और 1200 पर्सन्स लगे थे इस मंदिर का निर्माण करने में। कंटिन्यू लगातार 12 साल तक उन 1200 लोगों ने काम किया और तब जाकर वह मंदिर तैयार हुआ था। ठीक है। इस मंदिर का कोणार्क का अर्थ है सूर्य का कोण। अब इस मंदिर का नाम कोणार्क क्यों रखा गया? क्योंकि कोणार्क का मतलब क्या होता है, आपका जो सूर्य है उसका कोण, कोण यानी कि उसकी एक दिशा। अगर ये आपका है तो उसका एक जो दिशा होती है उसे कोण कहा जाता है, इसलिए इस मंदिर का नाम कोणार्क रखा गया है। बहुत ध्यान से देखिए, आप लोगों की पुस्तक में कोणार्क का सूर्य मंदिर बड़े सुंदर दृश्य दिया गया है, दिखाई दे रहा है सभी बच्चों को अपनी पुस्तक में। तो यह सूर्य मंदिर के नाम रखने का भी एक विशेषता थी, एक रीज़न था कि उसका नाम ऐसा क्यों रखा जाए। ठीक है। अब क्या हुआ कि इस मंदिर का निर्माण कुछ ऐसे किया गया कि सूर्योदय की किरणें सबसे पहले मंदिर के पूर्वी भाग में जो प्रवेश द्वार है उस पर पड़ती है। अर्थात आपका ये जो सूर्य मंदिर दिया गया है, देखिए, है ना, इसका जो प्रवेश द्वार है, और प्रवेश द्वार किस ओर है? पूर्व दिशा की ओर। याद रखिए कि सूर्य जब भी निकलता है वो किस दिशा से निकलता है? पूर्व दिशा से निकलता है। तो इस मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार भी पूर्व दिशा में रखा गया है, और इसकी खासियत यही है कि जब सूर्य निकलता है तो उसकी जो पहली किरण होती है वो सबसे पहले इसके प्रवेश द्वार पर पड़ती है। यानी कि सूर्य का मंदिर तो सूर्य की पहली किरण सीधे भगवान सूर्य के पास पहुंचती है ना। चलिए, अब इसका सेकंड पैराग्राफ हम पढ़ रहे हैं। कोणार्क पहुंचकर पता है हमें क्या चीज़ पता चली कि बंगाल की खाड़ी के समुद्री मार्ग से जाने वाले यूरोपीय जहाजियों को भी यह विशाल मंदिर अपनी तरफ खींचता था। कैसे खींचता था? एक उसमें चुंबक लगा हुआ था और वो जो यूरोपीय जहाज आते थे उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता था। क्या? नहीं, उसका मतलब ये है बंगाल की खाड़ी से जो समुद्री मार्ग है बेटा, वहाँ से जो बाहरी देश यूरोपीय जहाज़, मतलब ऐसे जहाज़ या ऐसे लोग जो अन्य देशों से आते थे और जहाज़ों में अपना माल भर कर लाते थे, उन लोगों को भी यही वाला तट अपने आने जाने के लिए सबसे आसान और सरल लगता था।
तो हम ये कह सकते हैं कि यह जो तट है वो बाहर से आने वाले लोगों को भी अपने व्यापार के लिए आकर्षित करता था। उन्होंने इसे ब्लैक पैगोडा नाम दिया था। क्या नाम दिया था? ब्लैक पैगोडा। सूर्य मंदिर के निकट पहुंचते ही हम इस मंदिर का विशाल रूप देखकर चकित रह गए। चकित रह गए। कैसे चकित रह गए? चकित रहने का मतलब होता है आश्चर्य करना, क्योंकि हमने सिर्फ सुना था। जब मैं गई थी तो मुझे ऐसा लगा था कि कोई छोटा सा मंदिर होगा, लेकिन नहीं, जब मैं उसके पास में और गई तब मैंने देखा कि वो मंदिर अपने आप में बहुत विशाल था। यानी दूर से ही आधा किलोमीटर दूर से वो मंदिर दिखाई देने लगा था। उसका जो ऊपर का गुंबद था वो दिखाई देने लगा था। चूँकि पत्थर का बना हुआ है तो वो तो वहीं स्थिर, और लंबाई चौड़ाई भी उसकी बहुत ज़्यादा थी। तो जैसे जैसे मैं उसके निकट पहुंचती चली गई और जब मैंने उसमें प्रवेश किया तब मैंने उसे बहुत ध्यान से देखा कि वो तो बहुत बड़ा था। अब कैसे बड़ा था देखिए। यह मंदिर 24 पहियों वाले रथ के आकार में बना है जिस पर सूर्य देवता विराजमान है। पता है इस मंदिर की सबसे अच्छी खासियत है इसका डिज़ाइन, इसकी आकृति। इसकी आकृति कोई नॉर्मल आपके कमरे की तरह नहीं है, यह केवल आपके सामान्य मंदिरों की तरह नहीं है कि बस 4 दीवारें उठा दी, सामने की तरफ मंदिर में भगवान जी बिठा दिए और बस वो हो गया मंदिर। नहीं, यह मंदिर स्पेशली विशेष तौर से अपनी आकृति की वजह से प्रसिद्ध है। जिस प्रकार सूर्य भगवान अपने रथ में विराजमान होकर दिखाई देते हैं, उसी प्रकार यह मंदिर भी स्पेशली सूर्य भगवान के लिए बनाया गया है। तो इस मंदिर की आकृति कैसी है? एक रथ की तरह है। रथ समझते हैं? अभी तो आप लोगों ने कभी रथ देखे ही नहीं होंगे। क्यों नहीं देखे? अभी थोड़े दिन पहले हम लोग ने रामायण देखी थी, उसमें भगवान राम जी रथ के ऊपर बैठकर युद्ध करने गए थे, रावण अपने रथ पर बैठकर आया था। सामान्यतः आप लोग आजकल जिसे वो जो घोड़े से चलता है ना, जिसे आप लोग तांगा कहते हैं या टमटम कहते हैं, जब वो सामान्य लोगों के लिए होता है तो वो टमटम कहलाता है। लेकिन अगर मुख्यतः विशेष रूप से किसी व्यक्ति का कोई एक विशेष रथ होता है जो घोड़ों के द्वारा चलाया जाता है, उसे हम लोग रथ कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो सूर्य देवता का मंदिर है वह रथ की आकृति में है, यानी उसमें बाकायदा आपको पीछे पहिए, आगे घोड़े सब दिखाई देंगे। हाँ, बस एक ही अंतर है कि वो सब पत्थर के बने हुए हैं। और उसमें भी कैसे लगे? 24 पहिए। नॉर्मली हमारी गाड़ी में 4 पहिए होते हैं, कोई बड़ा सा ट्रक होता है तो उसमें 8 पहिए होते हैं, तांगा होता है तो उसमें 2 पहिए होते हैं। चूँकि यह सूर्य भगवान का रथ है तो इसमें कितने पहिए हैं? 24 पहिए लगे हैं जब आप उसको बहुत ध्यान से देखते हैं। और चूँकि इसके रथ की आकृति में बना हुआ है और इसमें बाकायदा सूर्य देवता जो है वो विराजमान है। अब उसमें 24 पहिए क्यों दर्शाए गए हैं? मैम, पत्थर से बनाना था तो उन्होंने कुछ भी बना दिया, क्या हम ये लॉजिक लगाएंगे? नहीं, हम पुनः दोहरा रहे हैं, वो सूर्य देवता का रथ है। तो सूर्य देवता का काम क्या होता है? पूरे दिन के 12 और रात के 12 घंटे भी वो धरती के आसपास रहते हैं और धरती के लोगों को ऊर्जा देते हैं। यानी वो पूरे 24 घंटे क्या करते हैं? गतिमान रहते हैं। तो ये जो 24 पहिए हैं बेटा, वो जो है हमारे समय चक्र को दर्शाते हैं। दिन के 24 घंटे, उसी प्रकार उनके रथ के 24 पहिए हैं। ठीक है, इसकी बनावट कुछ ऐसे की गई है कि इनके तीलियों पर पड़ने वाली छाया से हम दिन के समय का बता सकते हैं। आप विश्वास करेंगे कि ऐसा हो सकता है? लेकिन हाँ, पुराने लोगों ने अपनी बुद्धि का बहुत ज़्यादा और इतना अच्छा प्रयोग करके हमारे लिए रखा है कि हम चाह कर भी उसमें कोई गलती, कोई शंका, कोई डाउट नहीं कर सकते हैं। वो पहिए सिर्फ अपने आप में पहिए नहीं हैं, वो समय का चक्र दिखाने वाले हैं। और वो भी कैसे दिखाते हैं? मैम, वो पहिए की आकृति बनी है, उससे कैसे हम समय पता कर सकते हैं? आप बाकायदा कर सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा जब भी कोई पहिया होता है बेटा आपकी किसी गाड़ी में, तो उसमें भी ऐसे तीलियाँ होती है ना, इस तरह के। तो उन पहियों में भी ऐसी 24 तीलियाँ हैं और उन 24 तीलियों पर जब छाया पड़ती है तो उनसे निकलने वाली जो सूर्य की रोशनी पड़ती है, उससे जो छाया बनती है नीचे की तरफ, उसको देखकर बाकायदा आप दिन का समय बता सकते हैं।
अगर मान लीजिए आपने दिन के 2 बजे देखा और वहाँ नीचे उस पहिए के वहाँ पर सिर्फ 2 तीलियों की छाया पड़ रही है, आपको बिना घड़ी देखे पता चल जाएगा कि दिन के 2 बज रहे हैं। बहुत सामान्य सी चीज़, लेकिन इतनी गहरी बात हम लोग नहीं सोच पाते। लेकिन आज से हज़ारों साल पहले, लाखों साल पहले जिन्होंने बनाया, उनके पास इतना माइंड था, उन्होंने उसको यूज़ किया और ऐसी चीज़ हमारे लिए बनाकर रख कर गए हैं। इस प्रकार ये पहिए धूप घड़ी का काम करते हैं। क्या बोलते हैं इसे? धूप घड़ी। अर्थात ऐसी घड़ी जो धूप से चलती है, जो धूप के अनुसार हमें समय बताती है, उसे हम लोग धूप घड़ी भी कह सकते हैं। ठीक है, अब ये तो केवल हुई उसकी बनावट। बड़ा सा रथ के आकार में बना हुआ है, 24 पहिए बने हैं। हर पहिए में लगी हुई तीली जो है वो अपनी छाया के अनुसार हमें समय बताती है। ये तो उसकी हमने एक क्वालिटी पढ़ ली। अब उसके आगे हम जाते हैं कि उसमें और क्या अच्छाइयाँ हैं। मंदिर के प्रवेश द्वार पर सीढ़ियों के दोनों ओर, जब आप मंदिर में एंटर करते हैं तो उसका जो प्रवेश द्वार होता है ना, सीढ़ियाँ, आप किसी भी मंदिर में जाते हैं तो पहले सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, वहाँ पर उसका मुख्य प्रवेश द्वार आता है। तो वहाँ पर उन्होंने क्या देखा कि दोनों ओर शेर की 2 प्रतिमाएं हैं और जिन्होंने हाथियों को दबोच रखा है। शेर, हमेशा याद रखिए, हाथी साइज में बड़ा होता है लेकिन शेर ताकत में उससे बड़ा होता है। तो वहाँ पर उन्होंने वो चीज़ देखी कि शेर के मुंह में हाथियों की गर्दन दबोची हुई है। मंदिर की दीवारों पर जब आप देखते हैं तो कहीं कहीं पर आपको कुछ देवी देवताओं की मूर्तियाँ बनी हुई दिखती हैं और कहीं पर नाचती हुई अप्सराओं की मूर्तियाँ। अप्सराओं, आप कहेंगे मैम अप्सराओं कौन होती हैं? अप्सराएं बेटा वे स्त्रियाँ होती हैं जो स्वर्गलोक में होती हैं, जो भगवान का मन बहलाने के लिए नृत्य आदि करती हैं, उन्हें हम लोग अप्सरा कहते हैं। तो वहाँ पर उनकी भी कुछ मूर्तियाँ बनी हुई हैं। बीच में हम ये कुछ कठिन शब्द आप लोगों के लिए लिखते जा रहे हैं। और भी कोई शब्द यदि आपको ऐसा लगता है कि ये हमें पढ़ने में थोड़ा सा कठिन लग रहा है तो आप भी उन्हें इन शब्दों के नीचे जोड़कर लिख सकते हैं। फिर देखिए, ये तो उसके मंदिर की खासियत हुई कि वहाँ की दीवारें कैसी हैं, वहाँ का एंट्री गेट कैसा है। अब आगे हमें पता चला कि कोणार्क के सूर्य मंदिर का एक भाग, जो पूरा मंदिर है उसका जो एक हिस्सा था बेटा, वो 16वीं 17वीं शताब्दी में क्या हुआ, समुद्री हवाओं के तेज झोंकों की चपेट में आकर गिर गया, मतलब कि क्षतिग्रस्त हो गया था। बना वो 13वीं शताब्दी के अंत में था, लेकिन 16वीं 17वीं जो शताब्दी मतलब 400-500 साल के बाद में क्या हुआ कि कभी कभी कोई हिस्सा कमज़ोर भी पड़ जाता है, तो उसका एक हिस्सा जो है वो समुद्री हवाओं की चपेट में आकर क्षतिग्रस्त हो गया था। हमने देखा कि बचे हुए से कि तीनों दीवारों पर सूर्य भगवान की बहुत ही मनमोहक, कैसी मनमोहक मूर्तियाँ बनी हुई हैं। मनमोहक का मतलब होता है मन को मोहने वाला या वाली। कोई चीज़ यदि हमारे मन को बहुत अच्छी लगे, बहुत खुश करे, तो उसे कहते हैं मनमोहक। ठीक है, ये कुछ शब्द पहले एक बार आप लोग लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसके पश्चात हम अब इसमें आगे बढ़ते हैं कि इस मंदिर की सुंदरता के अलावा इसके आसपास और क्या क्या चीज़ें अच्छी देखने लायक हैं, या ये इतना फेमस क्यों है, इसकी और भी कुछ इम्पोर्टेंस तो होंगी ना। ठीक है, देखिए, मंदिर के चारों ओर हरा भरा सुंदर उद्यान है। मंदिर के निकट एक पुरातत्व संग्रहालय, क्या है बेटा? पुरातत्व संग्रहालय। संग्रहालय का मतलब समझते हैं क्या होता है? नहीं पता संग्रहालय का मतलब?
आप लोग कभी म्यूज़ियम गए? उसी को हिंदी में हम लोग संग्रहालय कहते हैं। संग्रहालय एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर पुरानी चीज़ों को इकट्ठा करके, संग्रह करके अन्य लोगों के देखने के लिए बहुत अच्छे से संभाल कर रखा जाता है। और चूंकि यहाँ पर क्या है, पुरातत्व संग्रहालय, पुरातत्व, पुरा मतलब पुराना, तत्व मतलब वस्तुएं, संग्रहालय, संग्रह मतलब इकट्ठा, आलय मतलब स्थान। तो जहाँ पर पुरानी वस्तुओं का संग्रह करके रखते हैं उसे कहते हैं पुरातत्व संग्रहालय। बहुत सरल शब्दों में आप लोग जिसे म्यूजियम कहते हैं। अब उस बात पर डिपेंड करता है कि आप जिस भी स्थान पर जा रहे हैं वहाँ पर क्या चीज़ें ज़्यादा पाई जाती थी, तो वहाँ के म्यूज़ियम में वही चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। मान लीजिए आप अगर किसी ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पर कि पुरानी वस्तुएं मिलती हैं, तो वहाँ पर आपको वहाँ के जो अवशेष होते हैं मंदिरों के, वो देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप किसी जंगल में घूमने जा रहे हैं ना, किसी सफारी वाले स्थान पर जा रहे हैं, जैसे हम लोग पिछले कुछ सालों में घूमने के लिए गए थे, तो हम लोग एक अभयारण्य में घूमने के लिए गए थे और उस अभयारण्य के पास में वहाँ का एक संग्रहालय था। वहाँ के संग्रहालय में हमने देखा था कि अलग अलग जानवरों के अवशेष रखे हुए थे, फिर उनके बारे में भी लिखा हुआ था, उनसे जुड़ी हुई जितनी जानकारी थी वो वहाँ पर रखी हुई थी, कुछ पेड़ पौधे भी वहाँ रखे हुए थे। तो जो भी चीज़ जहाँ की विशेषता होती है वहाँ के संग्रहालय में आपको अधिकतर वही चीज़ें देखने को मिलती हैं। यदि मान लीजिए आप राजस्थान की तरफ जाते हैं, है ना, तो आप चित्तौड़ या उदयपुर के किसी संग्रहालय में जाएंगे तो आपको वहाँ के राजाओं की चीज़ें देखने को मिलेंगी। बहुत दूर नहीं, आप महेश्वर तक जाते, अपने बहुत पास में है, तो वहाँ जो अहिल्याबाई जी का संग्रहालय है वहाँ पर याद कीजिए, अगर आप में से कोई गया हो तो आपने वहाँ पर उनकी जो रखी हुई चीज़ें थी, जो उन्होंने प्रयोग की थी, वो आपको देखने को मिलती हैं। बाकायदा वहाँ जो तोप रखी, जो उनकी सेना यूज़ करती थी, वो भी रखी हुई दिखेगी। उनका जो अंदरूनी संग्रहालय, वहाँ पर उनका आसन है, गादी है, उनका मंदिर है, उनके देवताओं की मूर्तियाँ हैं, कुछ उनके प्रयुक्त हथियार भी रखे गए हैं। बाकायदा वहाँ पर नेम लिखे हुए हैं कि ये वस्तु इस समय बनी थी, ये उन्होंने तब प्रयोग की थी। तो संग्रहालय में भी आप अलग अलग जाते हैं तो आपको अलग अलग स्थानों के संग्रहालय में अलग अलग तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं, है ना। तो जब हम लोग कोणार्क मंदिर के पास वाले संग्रहालय में गए तो हमें वहाँ पर इसी तरह की चीज़ें देखने को मिली जो उस समय के राजाओं से या उस स्थान से जुड़ी हुई थी। फिर हम वहाँ से बाहर निकले तो मंदिर के सामने एक छोटा बाजार था जहाँ से हमने उड़ीसा के हस्तशिल्प की, कौन सी, हस्तशिल्प की सुंदर वस्तुएं खरीदी। जब भी कोई बाहर घूमने जाता है तो उसका इंटरेस्ट, उसकी दिलचस्पी वहाँ की चीज़ों को देखने में कम, वहाँ के मुख्य बाजार को देखने में और वहाँ से चीज़ें खरीदने में ज़्यादा होती हैं। सही बात है। और स्पेशली जो बच्चे होते हैं वो लोग तो यही सोचते हैं, मम्मी कहाँ मंदिर देखने बैठ गए, मम्मी कहाँ म्यूज़ियम देख रहे हो, चलो ना मार्केट में सामान खरीदेंगे। और उसमें बहुत सी चीज़ें तो ऐसी होती है जो उनके पास होती हैं, उन्हें यही नहीं पता है कि इस मार्केट की, इस बाज़ार की सबसे विशेष चीज़ क्या है। वो नहीं देखते हैं, उन्हें सिर्फ जो पसंद आता है वो भले ही उनके मार्केट में मिलता तब भी वो लोग ले लेते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए बेटा, जब भी आप अपने शहर से बाहर किसी नई जगह पर, किसी नए स्थान पर जाते हैं तो वहाँ के बाज़ार में जाने के बाद चेक करिए, थोड़ा ध्यान दीजिए कि यहाँ ऐसी क्या चीज़ है जो सिर्फ यहीं मिलती है, जो सिर्फ यहीं बनती है और यहाँ के बाद में हमारे शहर में नहीं मिलती है। आप वहाँ से वो चीज़ लेकर आइए, क्योंकि वो चीज़ दोबारा लेने के लिए आप ना तो वहाँ जा पाएंगे, ना आपको आसानी से अपने शहर में मिलेगी। कभी अगर आपको किसी और जगह मिल भी गई तो याद रखिए उसकी कीमत में बहुत ज़्यादा अंतर होता है, क्योंकि जो चीज़ जहाँ बनती है वो वहाँ के बाज़ार में ही बहुत अच्छी और सही कीमत पर हमें मिलती है। ठीक है, फिर अंतिम पैराग्राफ पर आ रही हूँ। देखिए, भारत के 7 आश्चर्यों में कोणार्क के सूर्य मंदिर की भी गिनती होती है। इससे बड़ी तो और कोई बात हो ही नहीं सकती है कि कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो सिर्फ अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध नहीं है। जिस तरह हमारे ताजमहल की गिनती
विश्व के 7 सुंदर अजूबों में आती है, उसी तरह भारत की 7 सुंदर कलाकृतियों में कोणार्क के सूर्य मंदिर की भी गिनती होती है। इतना ही नहीं, यूनेस्को ने इसे सन 1984 में विश्व धरोहर में शामिल कर लिया है। ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के इस मंदिर के दर्शन करके हम धन्य हो गए और इस प्रकार वहाँ की यादें समेटे हुए मैं वापस अपने खरगोन आ गई थी। तो सभी लोग अपनी आंखें खोलकर पुनः वापस अपने क्षेत्र में आ जाएंगे और इस तरह हमने अपने कोणार्क मंदिर की जो यात्रा है वह पूर्ण की है। लेकिन हम कोणार्क से खाली हाथ वापस नहीं आए हैं, वहाँ से सुंदर सुंदर यादें, सुंदर सुंदर नज़ारे अपनी आंखों में बसा कर आए हैं, है ना। तो अगली बार जब हम मिलेंगे तब मैं आपको घुमाने नहीं लेके जाऊंगी, आप अपने यात्रा वृत्तांत के द्वारा किसी और को घुमाएंगे और उसको ये नहीं लगना चाहिए कि मैं वहाँ गया नहीं था। जिस प्रकार मेरे द्वारा यात्रा वृत्तांत बताने पर आप लोगों को बैठे बैठे कोणार्क की यात्रा पूर्ण हो गई, इसी तरह आपको भी अपना यात्रा वृत्तांत कुछ इतने अच्छे से लिखना चाहिए या बोलना चाहिए कि जो भी उसको सुनने वाला व्यक्ति या पढ़ने वाला व्यक्ति हो उसको बिल्कुल ऐसा लगे कि वो कोणार्क मंदिर के सामने ही खड़ा है। क्योंकि मनुष्य के पास एक चीज़ सबसे अधिक है और वो है उसकी कल्पना शक्ति। तो आप अपनी कल्पना शक्ति के द्वारा यदि अमेरिका पहुंच सकते हैं तो कोणार्क भी पहुंच ही सकते हैं। ठीक है, ये सारे शब्द आप लोग अपनी रफ कॉपी में लिखेंगे। मैं पुनः दोहरा रही हूँ, इसके बाद हम अपने अगले शब्द अगले वाले लेक्चर में लिखेंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए मैं 2 मिनट छोड़ रही हूँ बेटा। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटा और आराम से इसे बाद में लिख सकते हैं। और आज के इस वृत्तांत के बाद हम इस पाठ को यहीं पर अभी समाप्त कर रहे हैं। अगली बार हम पुनः इस पाठ को आरंभ करेंगे एक नए कार्य के साथ में। तो आज का कार्य यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।